डेमोक्रेसी एक थर्ड क्लास टाइप की गवर्नमेंट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा 2400 साल पहले प्लेटो ने कहा था अपनी बुक द रिपब्लिक में। किस बेसिस पे कहा था उसने ऐसा बताऊंगा द मामोस्ते के इस एपिसोड में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। फ्रीडम हाउस के 2017 के इस रिसर्च से पता चलता है कि डेमोक्रेसी पूरे डेकेड में सबसे ज्यादा सीरियस क्राइसिस फेस कर रहा है। फ्री और फेयर इलेक्शंस, माइनॉरिटीज के राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस और रूल ऑफ लॉ, इन सब डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स पे अटैक हुए हैं। 71 कंट्रीज ने डिक्लाइन रजिस्टर किया पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज में, और गेन रजिस्टर किए सिर्फ 31 कंट्रीज ने। और ये ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में डिक्लाइन था 12 कंसेक्यूटिव ईयर में। टर्की का स्टेटस डिक्लाइन हुआ पार्शली फ्री से नॉन फ्री में। रीजन है डीपली फ्लॉड कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम, जो कि पावर को कंसोलिडेट करता है प्रेसिडेंट के पास। इलेक्टेड मेयर्स को मास नंबर में रिप्लेस करना और अपने चुने हुए बंदों को अपॉइंट करना, एक्टिविस्ट्स और स्टेट के एनिमीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेरी इनको प्रोसिक्यूट करना, इन सारी चीजों की वजह से अब सिटीजन सेंसिटिव टॉपिक पे हेजिटेंट फील करते हैं अपने व्यूज रखने में। लेबनान में 2019 में प्रोटेस्ट्स होने लगे जब गवर्नमेंट ने गैसोलीन, टोबैको और व्हाट्सएप कॉलिंग जैसी चीजों पर भी टैक्स लगाना चाहा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस वापस तो ले लिए, लेकिन लोगों में गुस्सा तो था। कंट्री के स्टेगनेंट इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण करप्शन भी बहुत सही तरीके से चल रहा था, क्योंकि लॉज बना लिए हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग सीक्रेसी। बोलीविया में 2019 में जनरल इलेक्शंस के बाद वहां पे भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला। इलेक्शन में हुए फ्रॉड के कारण फिर 21 दिन तक प्रोटेस्ट चलते रहे। ऐसे कितने ही मेजर डेवलपमेंट्स चल रहे हैं वर्ल्ड में, अगर काउंट करने लगा तो उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर चाहते हो बनाऊं तो कमेंट करो। द इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 61% नेशंस ने पैंडेमिक में ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट किए जो कि या तो इलीगल, डिस्प्रोपोर्शनेट, इनडेफिनेट और अननेसेसरी थे, एटलीस्ट डेमोक्रेटिक फ्रीडम के एक एरिया में। इंडिया टॉप पर आता है जहां पे 22 में से 9 एरियाज ऑफ स्टडी कंसर्न शो करते हैं। इसमें इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये पता है अल्जीरिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से भी ऊपर है। इन स्टडीज को क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस रीजन की वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ऐसा है, कोई बात नहीं, पर तुम खुद अपने आसपास देखो और कॉन्टेक्सचुअलाइज करो प्लेटो की कही हुई बात से। द रिपब्लिक बुक 8 में प्लेटो 5 टाइप के रेजिम की बात करता है जो कि एग्जिस्ट करेंगी: एरिस्टोक्रेसी, टिमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और टिरनी। एरिस्टोक्रेसी जहां पे फिलोसोफर किंग रूल करेगा विजडम और रीजन के ग्राउंड पे। इसमें 3 क्लास होंगे। पहला द रूलिंग क्लास, जिसमें फिलोसोफर किंग्स होंगे और उनके सोल गोल्ड के बने होंगे, लिटरल गोल्ड नहीं। ऑक्सिलरी रूलिंग क्लास, जिसमें सोल्जर्स होंगे और उनके हार्ट सिल्वर के बने होंगे। और फिर द मेजॉरिटी, जिनके सोल ब्रॉन्ज या आयरन के बने होंगे। मेजॉरिटी में जो आते हैं वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बाकी के 2 जो हैं वो नहीं रख सकते। वो अपने लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी से लाइफ सस्टेन करते हैं। तो ये जो एरिस्टोक्रेटिक मैन है, ये एक ब्रांड है फिलोसोफर का, जो कि आइडियल है रूल करने के लिए। उसे तगड़ी वाली एजुकेशन चाहिए होती है, वो सेल्फलेस और अपराइट है, उसका सोल भी काम है और वो अवेयर भी है कि एब्सोल्यूट गुड क्या है। उसको ट्रेन ही बचपन से किया जाता है कि वो रूल कर सके। प्लेटो के अकॉर्डिंग वेल्थ, फेम और पावर ये शेडोज है उनका, जो कि अच्छे हैं, और ये एक हॉलो और टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देता है। जो गुड का नॉलेज है वही असल और लंबे टाइम तक हैप्पीनेस देता है। फिर होता क्या है कि इन रूलर्स के नेक्स्ट जनरेशन वाले कंफर्ट और प्रिविलेज के चलते करप्ट होने लगते हैं। इनका नेचर इंफीरियर होगा, जो वर्च्यू को कल्टीवेट करने के साथ साथ वेल्थ भी इकट्ठा करेंगे, जो कि उनके फादर एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स नहीं किया करते थे। तो अब क्या होगा, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा एंड एजुकेशन सिस्टम में ऐसे मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे जिससे स्टेट लीडर्स अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सके। ये रेजिम डेमोक्रेसी होगा। इसमें अच्छे बुरे दोनों फीचर्स होंगे। लीडर्स में अब ये प्रेफर किया जाएगा कि वो हाई स्पिरिटेड और सिंपल माइंडेड हो, और जो वॉर के लिए बेस्ट सुटेबल हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर को ज्यादा वैल्यू करेगी, जो कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू पॉसिबल होगा, और अक्वायर किया जाएगा ऑनर इंस्टेड ऑफ कोई इंटेलेक्चुअल मीन। प्लेटो ओलिगार्की को डिफाइन करता है कि ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है रिच और पुअर में। यहाँ पे रिच जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, रूलर तो अब करप्ट हो ही चुका है,
उसे वर्च्यू के साथ अब मटेरियल चीजों से भी मतलब है। ओलिगार्किक सन अपने डेमोक्रेटिक फादर को इम्यूलेट करता है एम्बिशियस होने में, और वो ऑनर और फेम जैसी चीजों के लिए क्रेव करता है। ओलिगार्की में डेमोक्रेसी में मिले जो प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि वेल्थ को इकट्ठा करना, ये और एक्सटेंडेड हो जाते हैं। तो दोनों वेल्थ इकट्ठा करते हैं और फिर उसे वेस्ट करते हैं। फिर वही जो होता है ऑलवेज, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है इन अमीरों के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। पॉलिटिकल पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन वाइस, वर्चुअस और पुअर इनकी कोई जगह नहीं होती है पब्लिक लाइफ को इन्फ्लुएंस करने में। ओलिगार्की में मिलिट्री बहुत मीडियोकर किस्म की होती है, क्योंकि इनको आर्मी पे पैसे खर्च नहीं करना। वो इसी डर में रहते हैं कि अगर वो ज्यादा वेपन्स दे देंगे आर्मी को तो वो रिवोल्ट कर देंगे, लेकिन रेवोल्यूशन तो होना ही होता है और पावर जो है वो गरीब लोग अपने हाथ में ले लेते हैं जब इन रूलर्स का बहुत ज्यादा होने लगता है। फ्रांस में भी यही हुआ था, जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे कॉजेज में फ्रेंच मोनार्क का एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल भी था। लोगों ने मोनार्क को ओवरथ्रो किया रेवोल्यूशन के थ्रू। फिर ओलिगार्की डिजेनरेट होता है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी एक डिजेनरेटेड फॉर्म है जहाँ पे फ्रीडम ही सुप्रीम है, और यही फ्रीडम फिर उन्हें स्लेव भी बना देती है। डेमोक्रेसी में लोअर क्लास ग्रो करता जाता है, पुअर जो होता है वो विनर बन जाता है। लोग जो मर्जी करना चाहें वो फ्री हैं, वो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक मैन जो कि सन है ओलिगार्किक मैन का, डिफरेंट है अपने फादर से, क्योंकि उसमें अननेसेसरी डिजायर्स है। अननेसेसरी डिजायर से प्लेटो का मतलब है वो डिजायर्स जो हम सीख सकते हैं खुद को रेजिस्ट करने के लिए, जैसे अमीर बनने की डिजायर। डेमोक्रेटिक मैन जो होता है वो पैसों में बहुत दिलचस्पी लेता है और सारी चीजें जो वो पैसों से खरीद सकता है। प्लेटो नहीं मानता था कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का जो आइडिया है वो इंस्पायर करता है पावर सीकिंग इंडिविजुअल्स को, जो मोटिवेटेड होते हैं पर्सनल गेन्स से। बहुत ज्यादा फ्रीडम से क्या होता है कि डिवाइड क्रिएट होता है, और ये डिवाइडेड ग्रुप ब्लाइंड हो जाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट से। तो अब लीडर को इन ग्रुप्स को अपीज भी करना होता है, और ये एक आइडियल सिचुएशन है किसी टायरेंट के राइज होने का। डेमोक्रेसी प्लेटो के हिसाब से अनस्टेबल है। यहाँ पे जो लीडर होता है उसमें ना तो स्किल्स होते हैं ना मॉरल्स होता है। खुद ही देख लो यार इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, मैं क्या ही बोलूं। डेमोक्रेसी फिर डिजेनरेट हो जाता है टिरेनी में, जहाँ पे कोई डिसिप्लिन में नहीं होता है और सोसाइटी फिर केओस में रहती है। लोग फिर फ्रीडम के लिए क्रेव करने लगते हैं। पावर को तो सीज किया गया था ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो अब कोई एक फिगर इमर्ज होता है, वो पावर को एक्सरसाइज करता है, और यही फिर अल्टीमेटली उससे टायरेंट बना देती है। लोग फिर उससे हेट करने लगते हैं, लोग फिर उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फिर रियलाइज होता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टिरेनिकल मैन है ये बॉर्न हुआ है डेमोक्रेटिक मैन से, और ये इंसान का वर्स्ट फॉर्म है। प्लेटो के हिसाब से कॉमन पीपल को लीडर को चूज करने देने की आजादी यानी डेमोक्रेसी डेंजरस है, क्योंकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ऐसी चीजों से जो कि शायद इररिलेवेंट हो ये डिसाइड करने में कि रूलर केपेबल है या नहीं रूल करने के लिए। तो यार बस यही कहूंगा, एजुकेट करो खुद को, अपने राइट्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करो, उन चीजों को सपोर्ट करो जो यूनाइट करती है इंस्टेड ऑफ डिवाइड, और पॉलिटिशियंस को बेवकूफ मत बनाने दो, नहीं तो डेमोक्रेसी को टिरेनी में चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तुम क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को, और बेल आइकॉन को भी दबा दो जिससे तुम कोई वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में।